नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। और कहानी कुर्सी की में आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश चुनाव की कहानी के साथ। अब बीजेपी ने कल 39 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी, लेकिन इस लिस्ट में जितने नाम हैं, जितने जवाब हैं, उतने ही सवाल भी इस लिस्ट ने पैदा कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर 3 केंद्रीय मंत्री और कुल मिलाकर के 7 सांसदों के नाम हैं। एक बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय, उनका भी इसके अंदर नाम है। तो जाहिर है इसके बाद चर्चा तो शुरू होनी थी, क्या बीजेपी घबरा गई है? बीजेपी अपने मंत्रियों को देखिए विधानसभा के चुनाव में उतार रही है, सांसदों को मैदान में उतार रही है, इसका मतलब पार्टी को ढूंढे उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी तो यही सब बातें कहेगी और कही रही है। तो माहौल बनाया इस लिस्ट के बाद, जारी होने के बाद कांग्रेस पार्टी ने यह कह करके कि बीजेपी में खलबली मच गई है। बीजेपी हालांकि इस पर बड़ी टाइट लिप्ड है, यहां दिल्ली से कोई नहीं बोल रहा है। जिनको टिकट मिला है वो कह रहे हैं कि ठीक है, हमारी पार्टी ने हमको कहा है कि आप उतरिए, चुनाव के समर में उतरिए और हम उतर के दिखाएंगे, पार्टी को जिता करके दिखाएंगे। अब इसके पीछे स्ट्रैटेजी है क्या? बीजेपी वाकई मुसीबत में है इसीलिए बड़े चेहरे उतारे हैं, या बीजेपी एक भी सीट पर कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती? और अभी जब हम बात करेंगे डिटेल में तो आपको पता लगेगा कि ये जो बड़े नाम उतारे गए, इनको कोई हलवा सीट नहीं दी है बीजेपी ने कि जाओ और जीत कर मैदान फतह करके ले आओ। टफ सीट दी गई है इन सभी मंत्रियों को। तो इनको वहां उतारा गया है जहां बीजेपी अपने लिए बोनस सीट निकालना चाहती है, जहां कांग्रेस का मजबूत उम्मीदवार होगा, जो सीट कांग्रेस के पास है। तो ये बीजेपी की स्ट्रैटेजी और दमखम के बारे में क्या बता रही है, और क्या इस सीट के आने, इस लिस्ट के आने के बाद कांग्रेस पार्टी कहीं किसी भ्रम में तो नहीं है? हम इस पर आगे बात करेंगे। मेहमानों से आपको मिलवाते हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी रोज की तरह हमारे साथ हैं, स्वागत है हर्षवर्धन जी आपका। विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ स्टूडियो में, विजय जी स्वागत है। और समीर चौगामकर साहब, समीर साहब आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं मध्य प्रदेश में जो ये दूसरी लिस्ट जारी हुई, इसके क्या मायने और इसकी क्या डिटेल है। एक नजर आइए, कुछ नामों पर, चेहरों पर डाल लेते हैं। 39 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो कल ही इस मध्य प्रदेश में थे, भोपाल में थे। ये वो आपके सामने चेहरे हैं जिनका नाम है। नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, दिमनी से उनको टिकट दिया गया है। प्रहलाद पटेल पर्यटन मंत्री हैं, उनको टिकट दिया गया है। कैलाश विजयवर्गीय इंदौर 1 से उनको सीट दिया गया है। गणेश सिंह सांसद सतना से, उदय प्रताप सिंह होशंगाबाद से। रुकिए जरा, इस फ्रेम पर रुक जाइए, एक एक करके बात करते हैं। मेरे साथ अगर हर्षवर्धन जी इधर आ जाएं तो देखिए, पहले इन 3 नामों पर बात करते हैं। तीनों मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, कृषि मंत्री हैं, पर्यटन राज्य मंत्री हैं, इस्पात राज्य मंत्री हैं। सबसे बड़ा नाम नरेंद्र सिंह तोमर का, दिमनी से इनको टिकट दिया गया है। क्या बताया, क्या लग रही है आपको, बीजेपी की सोच क्या है इन लोगों को उतारने के पीछे? देखिए, वैसे तो ये है कि सरप्राइज वैल्यू बड़ी ज़बरदस्त टाइप की चीज़ होती है कि आप पूरी कमांड में हो, सामने वाले को चौंका दें तो आप लड़ाई आधी जीत लेते हैं। और अगर इस तरह के चौंकाएं कि इसमें आप देखिए तो सारे चेहरे लगता है कि इनको मुख्यमंत्री बना देंगे, तो कोई ये नहीं कहेगा कि क्यों बनाया, या लंबे समय से इन लोगों के नाम चलते हैं। अब नरेंद्र सिंह तोमर को जिस दिमनी सीट से दिया है वो सीट है कांग्रेस के पास, वो भारतीय जनता पार्टी के पास सीट नहीं। और इसमें जो 3 चेहरे दिख रहे हैं, इसमें प्रहलाद पटेल की नरसिंहपुर सीट छोड़ दें, जो उनका घर है, गोटेगांव उनका गांव है अपना, वहां से उनके छोटे भाई जालम सिंह पटेल अभी तक थे, पहले मंत्री भी थे, बाद में शिवराज जी ने नहीं बनाया। शिवराज जी और प्रहलाद पटेल, शिवराज जी और कैलाश विजयवर्गीय 36 का आंकड़ा, मतलब बहुत ही अच्छे संबंध नहीं है। अब प्रहलाद पटेल को नरसिंहपुर से टिकट दिया तो जीत तो उनकी लगभग तय है, और एक तरह से कहें कि एक अकेले नेता है जो अपनी होम सीट पर लड़ रहे हैं। इसके अलावा सारे नेताओं को ऐसी सीट दी हुई है जो फंसी हुई है। उनकी जो निवास सीट है फग्गन सिंह कुलस्ते की, इस पर भी अभी कांग्रेस के प्रत्याशी जीते हुए हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने बड़े नेताओं को वहां उतार दिया जहां उसको लग रहा था जरा कमजोर कड़ी है। अब ये कैलाश विजयवर्गीय का तो पूरा इंदौर है। कहा जाता है कि इनकी सीट और इनकी तैयार की हुई ये भी सीट है जो इंदौर 1 है, इनकी तैयार की हुई सीट इंदौर 2 भी है, 3 भी है। इनके बेटे आकाश विजयवर्गीय है, उनको टिकट मिलेगा कि नहीं? रमेश मेंदोला इन्हीं के शिष्य हैं, वो विधायक हैं, बड़े ताकतवर हैं। लेकिन इनकी जो सीट है, इसके बारे में 2 चर्चाएं थी। एक चर्चा तो इनके मन का टिकट नहीं मिला था भारतीय जनता पार्टी से 2018 में। दूसरी चर्चा ये कि अगर ये मन से लग गए होते तो कांग्रेस के संजय शुक्ला इंदौर 1 से नहीं जीतते। ये सीट भी अभी कांग्रेस ये सीट अभी कांग्रेस के पास है, और संजय शुक्ला बड़ा ताकतवर नेता है, मतलब कांग्रेस के मजबूत नेताओं में। ठीक है। तो कैलाश विजयवर्गीय के मन का टिकट नहीं मिला था, ये मन से लगे नहीं इसलिए हार गए। राकेश सिंह, अभी मैं जबलपुर तो खैर 1.5 महीने पहले ही गया था, तो वहां लोगों ने कहा कि मोदी के नाम पर हम इनको जिताते हैं। अब जबलपुर पश्चिम जो सीट है, यहां से भी कांग्रेस जीत रही है। 2013 में भी जीती, 18 में जीती तरुण भनोट,
ये भी सीट इनके लिए यानी ताकत लगानी पड़ेगी। और राकेश सिंह भी जबलपुर छात्र संघ के नेता रहे हैं, छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं, मजबूत नेता हैं। तो जबलपुर में दो ही बड़े नेता हैं, एक प्रहलाद पटेल और एक राकेश सिंह। तो प्रहलाद पटेल चूंकि दूसरी तरफ चले गए, तो ये एक चीज, ये बड़ा रोचक है जो सीधी से रीति पाठक को दिया है। 2 बार की सांसद हैं, 2014 और 19 की, मजबूत नेता मानी जाती हैं। इनको टिकट दिया है, आपको याद होगा जो पेशाब कांड हुआ था, उसके जो विधायक जी हैं उनके प्रतिनिधि के तौर पर जो था उसको कहा गया, वो हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि ये मेरा आदमी नहीं, लेकिन उस जगह पर इनको उतार दिया। यानी अगर एक तरह से देखें तो किसी के लिए भी लो हैंगिंग फ्रूट नहीं है, सबके सब बड़ी मजबूत सीटें हैं। अब ये गणेश सिंह 4 बार के ये भी सांसद हैं, इनको सतना सीट से टिकट दिया है। और उदय प्रताप सिंह गाडरवारा, ये भी सीटें इन्हें कांग्रेस से वापस छीननी है, इनके लिए भी इतनी आसान सीटें नहीं है। तो मुझे लगता है कि एक तरह से देखें तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की तरफ से कहेंगे तो ये बड़ा आसान है कि भाई बड़े बड़े नेताओं को उतार दिया, मतलब हार रहे। आपने जो अभी मुझे 8 नामों की सारी फहरिस्त बताई, इसमें प्रहलाद पटेल को छोड़ करके किसी के लिए कोई सीट बहुत आसान सीट, मुफीद सीट नहीं है, बल्कि ज्यादातर पर कांग्रेस का जीता हुआ प्रत्याशी। कैलाश जी वाली जो सीट है उसमें एक चीज कहूं, क्योंकि इंदौर, पूरे इंदौर में कैलाश जी का प्रभाव है, यानी वो तो ठीक है, घर है उनका, तो उनका घर है। और एक तरह से कहेंगे, लेकिन संजय शुक्ला कमजोर नेता नहीं है, वो भाजपा को हरा के पिछली बार आया, और ये माना जाता है कि आधे अधूरे मन से कैलाश जी ने जिस भी सीट पर जैसे भी सही कांग्रेस पार्टी अगर जीती है, तो वहां उसके सामने अपने हैवीवेट उतारा है। हाँ। तो ये आपको दिख रहे हैं 3 मंत्री, 4 सांसद, 1 सीनियर लीडर, लेकिन ये 8 सीट का सवाल है बीजेपी के लिए। और ये 8 के 8 नेता ऐसे हैं जिनके लिए कहा जाता है कि ये जिला चलाते हैं, एक रीजन चलाते हैं, और सबके सबको, इसमें से 5 लोग ऐसे हैं जिनको मुख्यमंत्री के तौर पर उनके समर्थक देखते हैं, अलग अलग समय पर नाम आता है, इतने बड़े लोग। अब जरा दूसरा, अब ये तो हो गई सीटों की बात, भाई बड़ा क्लियर है, बीजेपी ने ये जो 8 टिकट निकाले, 3 मंत्री, 4 सांसद और कैलाश विजयवर्गीय मिलाकर के 8, यहां सीटें भी निकालनी है क्योंकि ज्यादातर कांग्रेस के पास सीटें हैं। दूसरी जो बात है वो ये कि इसमें कितने सीएम पद के उम्मीदवार आपको दिखाई देते हैं। ये एक अभी तक एक शिवराज ही थे 20 साल से जो आपको दिखते हैं, हर पोस्टर के बिल्कुल केंद्र में दिखाई देते हैं, कल मोदी जी की जीप पर भी सवार थे। लेकिन क्या वो सीट पर, जो जीप पर जो जगह है, वो चुनाव भर तक के लिए है? चुनाव के बाद कभी कुछ मौका लगा तो कोई और वहां पर दिखाई दे सकता है। ये बड़ा सवाल जो है इस वक्त हमारे सामने खड़ा हुआ है। क्यों हम ऐसी बातें कर रहे हैं आपको बता दें, जैसे बात करते हैं एक बार जरा नरेंद्र सिंह तोमर की। नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री हैं। नरेंद्र सिंह तोमर चंबल रीजन से आते हैं, ग्वालियर चंबल से आते हैं, और इस चुनाव में उनके और ज्योतिरादित्य सिंधिया के होने के बावजूद वही एक रीजन ऐसा बताया जा रहा है जो बीजेपी के लिए बहुत आसान नहीं है। सबसे कठिन, सबसे ज्यादा अंतरकलह, सबसे ज्यादा भीतरी और बाहरी का वहां संघर्ष। तो क्या नरेंद्र सिंह तोमर आपको बीजेपी के एक सीएम फेस के तौर पर दिखाई दे रहे हैं इस लिस्ट में? कह सकते हैं। और मुझे लगता है कि 3 जो सबसे बड़े नाम हैं उसमें एक ही बड़ा नाम है, नरेंद्र सिंह तोमर का, प्रहलाद पटेल और कैलाश विजयवर्गीय। तो आइए बात करते हैं नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और कैलाश विजयवर्गीय। क्या एक पंथ दो काज, फंसी हुई सीट निकालो, मंत्री हो तो भी चुनाव लड़ो, सांसद हो तो भी चुनाव लड़ो। दूसरा सीधा मैसेज आपके वोटर को, जिसकी बात हम लोग लगातार करते हैं कि क्या फटीग हो गया है, अरे भाई 18 साल से एक ही चेहरा देख रहे हैं, नाराजगी भी नहीं तो ऊब हो गई है, बदलो। अगर वहां वैसा कोई सेंटीमेंट है तो आपने ये चेहरे उतार करके उस वोटर को ये एक किस्म से उसको भी आपने पशोपेश में डाल दिया है, कह रहे नहीं हो सकता है शिवराज जी ना बने मुख्यमंत्री, कोई और बन जाएगा। 3 नामों की चर्चा उन्होंने की। आपके हिसाब से ये टिकट डिस्ट्रीब्यूशन क्या बता रहा है? 3-4 चीजें बहुत महत्वपूर्ण। एक तो ये, यदि इन सारे नामों को देखें तो मजबूत नाम है, और जिन सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं वो बीजेपी की रिकवरी स्ट्रेटेजी है कि जिन सीटों पर पिछली बार कांग्रेस जीत गई, भारतीय जनता पार्टी हार गई, उन सीटों को रिकवर करे। क्योंकि 2018 में आपके पास 108 सीटें थी, तो अभी आपको 116-120 सीटें चाहिए कम से कम, मतलब 116 फिगर के हिसाब से देखें 120-25, तो कांग्रेस की उन सीटों पर फोकस किया जाए जिनको आप निकाल सकते हैं, या उसके लिए कैसे कैंडिडेट चाहिए, तो उसमें ये काम आते हैं सब बड़े नेता जिनको जिम्मेदारी दी गई, पहली बात। दूसरा जो मैसेज है, जो आपने जिक्र किया कि भाई शिवराज जी के अलावा भी कुछ लोग उम्मीदवार के तौर पर देखा जाए, नरेंद्र सिंह तोमर भी हैं, प्रहलाद पटेल भी हैं, कैलाश विजयवर्गीय भी है, और उसका फ़ायदा ये होगा कि उनके इलाकों के जो कैंडिडेट हैं, कार्यकर्ता है, उनको लगेगा कि मेरा नेता जो है चीफ मिनिस्टर बन सकता है, जान लगा देंगे। तो वो 8 क्षेत्र समझ लीजिए कि मध्य प्रदेश के 8 क्षेत्रों में एक नई तरह की एनर्जी, नई तरह की ताकत वहाँ पर आ सकती है।
कैलाश विजयवर्गीय साहब की एक तरह से मैं तो घर वापसी कहता हूँ इसको, क्योंकि वो बहुत लंबे समय से मध्य प्रदेश से बाहर थे। शिवराज जी, उनका बयान बड़ा इंटरेस्टिंग है, दिखाऊंगा आपको जी, लेकिन वो घर वापसी जैसा है। अब दूसरी बात है कि वो उनके बेटे को टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा आकाश को, क्योंकि बहुत कम संभावना जब कैलाश जी को मिल गया। नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे की भी बात थी, उनको विधानसभा दोनों सटी हुई नहीं, लेकिन दोनों को टिकट मिलना मुझे मुश्किल लगता है आज की स्कीम कठिन है। प्रहलाद पटेल के भी भाई जो हैं वो थे एमएलए, तो उनको भी टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो बड़ी बात है। लेकिन इसका दो पॉलिटिकल मायने हैं जिसकी चर्चा हो सकती है। एक ये कि क्या पार्टी ने तय कर लिया है कि शिवराज जी अगली बार यदि भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो वो चीफ मिनिस्टर के चेहरा नहीं होंगे। अभी तो बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या शिवराज जी को पार्टी इस बार टिकट देगी या नहीं देगी, क्योंकि टिकट नहीं देगी तब तो बहुत ही साफ हो जाएगा कि क्या बात है, नहीं कर सकते। लेकिन टिकट देकर भी क्या शिवराज जी को पार्टी ने आउट करने का मन बना लिया है, एक बात ठीक, एक बड़ी बात है। दूसरी बात, पार्टी को लग रहा है कि मध्य प्रदेश सबसे प्रतिष्ठा वाला प्रदेश है, सबसे बड़ा प्रदेश भी है इन सारे राज्यों में, और वहाँ बहुत संकट में है पार्टी। ये चर्चा हो सकती है, कांग्रेस ने इसको जैसे इशू बनाया, लेकिन पार्टी भी अंदर से सोच रही है। और ये जो मैसेज है कि 39 पहले दिए, 39 अभी दिए, तो इसका मतलब पार्टी बहुत गंभीरता से इस पूरी एक्सरसाइज को कर रही है। मुझे लग रहा है कि अभी जो बड़ा काम होने वाला है वो ये है कि सिटिंग एमएलए में से कितने लोगों के टिकट कटते हैं, क्योंकि पार्टी की अंदरूनी राय ये है, अंदरूनी समझ ये है कि बहुत सारे सिटिंग एमएलए के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, और शिवराज जी की जो योजनाएं थी उसका फायदा भी वहाँ एंटी इनकम्बेंसी से कम हो सकता है या नहीं हो सकता। तो 50, 60, 70 जो भी है वो टिकट कट सकते हैं सिटिंग एमएलए के। कई मंत्रियों के भी जो शिवराज जी सरकार में हैं उनके टिकट कट सकते हैं। तो ये पूरा एक बड़ा मसला है। और क्या कमलनाथ के मुकाबले में ये तय किया जाए पार्टी को भी कि पार्टी के जो कार्यकर्ता वो सोचे कि नहीं शिवराज जी के भरोसे नहीं, अब मेरे नरेंद्र सिंह तोमर होंगे, मेरे प्रहलाद पटेल होंगे, मेरे कैलाश विजयवर्गीय होंगे, मेरे जो नेता हैं वो बनेंगे। तो मुझे लगता है 8 क्षेत्रों के 8 मुख्यमंत्री उम्मीदवार उन्होंने तय करके उस क्षेत्र के जो कार्यकर्ता है उसको री एनर्जाइज करने या एनर्जाइज करने की भी एक ठीक है। आपने 2 सवाल, 2 परिस्थितियां हमारे सामने रखी हैं कि क्या ये मैसेज वोटर के साथ साथ कि आपका सीएम बदल सकता है, शिवराज सिंह चौहान को क्लियर कट संदेश दे दिया गया है, सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 कि इन लोगों को चुनाव में उतारकर बीजेपी क्या मुसीबत में है, इसीलिए अपने बड़े हैवीवेट चेहरे उतारे हैं, या वो लड़ाई लड़ रही है इस बार वाकई, जिसकी चर्चा कल भी हम लोग कर रहे थे कि पार्टी के अंदर टॉप लीडरशिप ये कहती है कि लड़ो, ये ऐसे लड़ो कि गुजरात जैसी जीत हो। 17 साल बाद भी, 22 साल बाद भी आपको 150 सीटें जीतने को मिले, ऐसे लड़ो मध्य प्रदेश में। 18 ही हुए यहाँ तो यहाँ अभी इसमें एक नाम की और चिंता मुझे हो रही है कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी इस्तेमाल करेगी पार्टी की कहीं पर संकट में। ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए बड़ा मजेदार कमेंट जो है, मजेदार क्योंकि भाई चकल्लस वाली बात है ना, तो सब विपक्षी तो मजे लेते हैं ना। तो जब ये लिस्ट आई तो कांग्रेस पार्टी ने ये लिखा सोशल मीडिया पर कि लगता है ज्योतिरादित्य सिंधिया को पंचायत चुनाव के लिए रिजर्व कर लिया है, उनका नाम कहीं नहीं आ रहा है, उनके क्षेत्र की सीट अभी डिक्लेयर भी नहीं, भरोसेमंद है, उनके भी टिकट नहीं आ रहे हैं। सकता है तीसरी सूची में उनका नाम। एक बार आपको जल्दी से 2-3 स्टेटमेंट है हमारे पास। नरेंद्र सिंह तोमर क्या कह रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय क्या कह रहे हैं, जरा आप देखिए। कैलाश जी का बयान बहुत कुछ बता भी रहा है, बहुत कुछ कह रहा है, जरा एक साथ सुनिए आप 2-3 नेताओं के बयान। देखिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। पार्टी ने मुझको पार्षद का चुनाव लड़ाया, विधानसभा का लड़ाया, राज्यसभा का लड़ाया, लोकसभा का लड़ाया। पार्टी को लगता है कि मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए, तो पार्टी का आदेश सिरोधार्य है। हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, पार्टी जो आदेश देती है उस काम को करते हैं। अब मैंने तो वैसे कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं, और पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेताओं का निर्देश मुझे परसों मिल गया था। मैंने असमंजस में था और आज एकदम अचानक घोषणा कर दी तो मैं खुद ही बहुत आश्चर्यचकित रह गया। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि फिर से मुझे इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में पार्टी ने भेजा है, तो मैं इसमें भी कोशिश करूंगा कि पार्टी की जो अपेक्षा उसको पूरा कर सके। कौन घबराया है, कौन नहीं घबराया है, ये पूरा जनता तय करेगी 60 दिन के अंदर। और जो कांग्रेस पार्टी की आदत बन गई है सपनों देखने की, और जिस कांग्रेस पार्टी को पूर्ण अच्छी तरह से विवरण प्रधानमंत्री जी ने कल मंच से किया, वो लोहा है जिस पे जंग लग गया है। आप चुनाव लड़ेंगे? वो कांग्रेस जो भी सपने देखते रहे
असलियत जनता उस कांग्रेस के सामने दोबारा रखेगी जैसे बार बार जनता ने कांग्रेस के समक्ष रखा है। आप विधानसभा पार्टी का कार्यकर्ता मैं हूं। आप रिपोर्टर लोगों की आदत बड़ी खराब होती है, वही सवाल पूछते हैं जिसका जवाब नहीं है। जिसका जवाब देना नहीं चाहते। इसमें एक इंटरेस्टिंग क्या बात चुनाव है लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? जो विजय वर्गीय जी ने जो बोला उसमें एक इंटरेस्टिंग बात है कि जो लोग कल तक लिस्ट बना रहे थे कैंडिडेट्स की, उनका नाम लिस्ट में आ गया। वो सरप्राइजिंग एलिमेंट है कि तोमर साहब तो उसका और उनसे आप पूछा भी देखिए, नहीं गया। तीनों के बयानों की बस जरा चर्चा करते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर क्या बोले? मुझे पार्षद लड़ाया, विधायक लड़ाया, सांसद लड़ाया, राज्यसभा लड़ाया और उसके बाद मुझे मंत्री बनाया और अब फिर विधानसभा चुनाव लड़ा रहे हैं। तो पहली बात तो ये उनका ग्राफ और पार्टी की जो वर्किंग है वो आपको पता चलती है इससे। मुझे नहीं लगता कि अगर उनसे कहा गया है कि आप चुनाव लड़िए, मन में जो कुछ भी हो प्रकट कोई कर सकता है कुछ भी। दूसरा, जो कैलाश विजयवर्गीय बोले, वो आदमी है आपका जो आपके लिए दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ाता है, जिसको आप वैसे राज्यों में भेजते हो जहां पार्टी की जमीन तैयार करनी होती है। बंगाल को आप याद कीजिए, वो उन्होंने कहा कि मेरी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में वापसी करा दी। जो अपने बेटे की राजनीति देखने वाले थे, अब खुद उनको अपनी राजनीति, अपना चुनाव जो है देखना पड़ेगा। लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि मैं निकाल करके दूंगा। और कैलाश विजयवर्गीय की जो छवि है, बड़ी अग्रेशन वाला नेता है, फाइटर टाइप की नेता है। वेस्ट बंगाल जैसी स्टेट में चुनाव लड़ना जीतना अलग मुद्दा है, वहां पर पार्टी को कैलाश जी कहते हैं नेगेटिव बात भी और है। तीसरी बात, समीर साहब आपके पास आ रहा हूं, तीसरा ज्योतिरादित्य सिंधिया का। तीनों में अगर आप कहीं देखें तो बॉडी लैंग्वेज में, शब्दों में कहीं कुछ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम अगर नजर आता है, या वो है नहीं, बोलने में वो दबदबा नहीं दिखाई दिया, असर्शन नहीं था, वो केवल ज्योतिरादित्य सिंधिया में। कैलाश विजयवर्गीय को जरूर इंदौर एक से टिकट दिया गया है, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय के लिए बहुत आसान नहीं है इंदौर एक सीट। इंदौर की लोकल राजनीति में रमेश मिंदोला और कैलाश विजयवर्गीय एक तरफ रहते हैं, पूरे प्रदेश की, पूरे शहर के नेता दूसरी तरफ रहते हैं। सुमित्रा महाजन के बाद 2019 में कैलाश विजयवर्गीय सबसे बड़े दावेदार थे लोकसभा चुनाव के, लेकिन सुमित्रा महाजन और स्थानीय नेताओं के विरोध, शिवराज के विरोध के कारण शंकर लालवानी को टिकट दिया गया, वरना कैलाश विजयवर्गीय का तय था कि इंदौर से वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। प्रदेश के लोकल राजनीति में कैलाश विजयवर्गीय ने कई नेताओं को बनाया, तो कई राजनेताओं की राजनीति को भी लगभग पूर्ण विराम उन्होंने लगाया है। तो ऐसी स्थिति में जब कैलाश विजयवर्गीय 10 साल बाद वापस विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, 10 साल बाद लौट रहे वापस। अभी उनके बेटे को टिकट मिला था आकाश विजयवर्गीय, जो इंदौर 3 से विधायक है, बमुश्किल जीते थे 4000 वोटों से, पसीना छूट गया था कैलाश जी को उनको जितवाने में अपने बेटे को। तो आप कैलाश विजयवर्गीय के लिए इतना आसान नहीं रहेगा जब वो 10 साल दिल्ली की राजनीति में रहे। प्रदेश में कई ऐसे नेता लोकल में डेवलप हो गए इंदौर के अंदर, जो ये चाहते थे कि इंदौर एक से उन्हें चुनाव लड़ाया जाए। तो कैलाश विजयवर्गीय के लिए ठीक है, संगठन पूरा जुटेगा, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय को बहुत आसान नहीं, क्योंकि जो उनके खिलाफ, जिसके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी कोई बहुत हल्का कैंडिडेट नहीं है, कांग्रेस का एक दबंग है। वो तो हमने सारे नाम जो डिस्कस किए, कोई भी सीट आसान सीट किसी की लोग कैलाश क्यों देंगे? मंत्री को यदि आप और सांसद को या बड़े नेता को। दूसरा कारण ये भी था कैलाश विजयवर्गीय को, आकाश विजयवर्गीय को टिकट नहीं देना था। लास्ट टाइम जो उनका कांड हुआ था, बेट कांड, जब उन्होंने मार दिया था, उसके बाद से नाराजगी थी, तो उनके बेटे का टिकट काटना था, इसलिए कैलाश जी को टिकट दे दिया गया कि जिससे अब कैलाश जी अपने बेटे के लिए टिकट के लिए अंडी पाएंगे। अब मैं आपसे सर ये समझना चाहता हूं, ये बीजेपी का डेस्परेशन, घबराहट, हताशा दिखा रहा है, या आपको लगता है कि पार्टी ने ये तय किया है कि जो तुम्हारा है वो भी मेरा है, यानी वो तो छीनना, जो मेरा है वो तो मैं लूंगा ही, जो तुम, जिसको तुम अपनी सीट मानते हो वो भी लूंगा तुमसे? बिल्कुल, ये डेस्परेशन नहीं है, ये पार्टी का पूरा प्लानिंग से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन है। मुझे ऐसा लगता है कि बड़े नेताओं से पूछा भी नहीं गया होगा। अगर नरेंद्र सिंह तोमर से पूछा जाता तो नरेंद्र सिंह तोमर कभी भी दिमनी से चुनाव नहीं लड़ते हो, कभी वहां से लड़े ही नहीं है। वो अपने ग्वालियर से चुनाव लड़ते, जहां से वो विधायक रहे, जो उनका मजबूत गढ़ है, वहां उन्हें देखने की जरूरत ही नहीं थी, फॉर्म भरते और चुनाव जीत जाते वहां से। दिमनी में उन्हें काम करना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जितने भी टिकट बांटे गए, वहां पर किसी भी से ये पूछा नहीं गया कि आपको यहां से टिकट दे रहे हैं। सीधे या तो उन्हें 1-2 घंटे पहले बता दिया गया होगा, या सूची देख के उन्हें पता पड़ा होगा कि पार्टी ने उन्हें वहां से टिकट दिया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगली सूची में तो बीडी शर्मा का नाम भी आ सकता है, जो प्रदेश अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी, उन्हें भी चुनाव लड़ा सकती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की सीट अभी डिक्लेयर नहीं हुई, लेकिन ये डर नहीं, इसको आप डर नहीं मानते? नहीं, बीजेपी का डर नहीं है, बीजेपी का डर नहीं। बीजेपी बड़े नेताओं को चुनाव लड़वाकर कार्यकर्ताओं में उत्साह भरना चाहती है, कि जिससे पूरी पार्टी एकजुट होकर लड़े, और ये भ्रम रहे कि कौन मुख्यमंत्री बन सकता है। हो सकता है कैलाश जी बन जाए, हो सकता है बीडी शर्मा बने, हो सकता है नरेंद्र सिंह तोमर को। एक ऑर्डर में अगर आपको मुझे देना हो, मैं केवल राजनीतिक वजन के हिसाब से कह रहा हूं कि शिवराज जी के बाद कौन मुख्यमंत्री बन सकता है, तो इसमें से किन नामों को आप किस ऑर्डर में बताएंगे? मतलब शिवराज सिंह की बात अगर तो मैं सबसे नंबर 1 नरेंद्र सिंह तोमर को प्राथमिकता दूंगा। नरेंद्र सिंह तोमर उनके बाद सबसे प्रबल, हाँ, क्योंकि संघ में भी उनका एक्सेप्टेंस है, पार्टी में भी एक्सेप्टेंस है, संगठन के आदमी है, सहज सरल आदमी है, सर्व स्वीकार आदमी है, संगठन सब नेताओं से उनके अच्छे संपर्क है। उसके बाद अगर आता है तो उसके बाद प्रहलाद पटेल का रहेगा, क्योंकि लोधी समाज से आते हैं, ओबीसी समाज से आते हैं वो। अगर एक ओबीसी मुख्यमंत्री आप हटाते हो तो ऐसे में ओबीसी दे सकते हो। उसके बाद कैलाश जी को गिनते हैं आप सीएम फेस में?
हाँ, पार्टी बना सकती है, नो डाउट। बड़े नेता है, प्रदेश के लंबे समय के राजनीतिक अनुभव रहा है उनका, महासचिव के रूप में उनका कार्यकाल अच्छा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कैलाश जी की संभावना बहुत कम है। मतलब मोटी मूंछों वाले एक नेता ऑलरेडी है ना, वो अभी सरकार में भी है। दो मोटी मूंछें जो हैं थोड़ा दिक्कत कर सकती हैं। नहीं, अच्छा एक बात जरा ज्योतिरादित्य सिंधिया की हो जाए। जब इतने लोग लड़ा दिए, सिंधिया साहब क्यों लड़ाएंगे क्या? और सिंधिया साहब को लड़ाने, अब सिंधिया साहब फिर सीएम फेस से कम पर तो विधानसभा में फिर क्या कदम रखेंगे अगर ऐसा होता तो? नहीं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत स्पष्ट है। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाना होता तो जब वो 21-22 विधायक लेकर आए थे, केंद्रीय नेतृत्व शिवराज जी को उसी वक्त नहीं चाह रहा था, लेकिन चूंकि सहमति नहीं बन पा रही थी और जो 21-22 विधायक लेकर आया है, अगर उसको नहीं बनाएंगे, किसी और को बनाएंगे, शिवराज जी भी नाराज रहेंगे, तो असली संकट उसी वक्त था। लेकिन जो तीनों आपने बयान सुनाए, इसमें प्रहलाद पटेल का भी बयान सुनाना चाहिए कि पहली बार मुझे विधानसभा लड़ाया पार्टी ने, मैं बड़ा आभारी हूं। जिस तरह से ये बड़े बड़े नेता बोल रहे हैं, ये माहौल उस तरह का बन गया कि आप सबके साथ बैठे हैं और उनमें से किसी को नहीं पता। आपने कहा कि अच्छा सुझाव दो कैसे ठीक करना है, तो कहे ये मेहनत करके हम लोग आगे लड़ें, हम लोगों के जिम्मा दिया जाए। कहे अच्छा ठीक है, किसको किसको जिम्मा दे? कहे सारे बड़े लोगों को जिम्मा दिया जाना चाहिए। अब उसमें वो भूल रहे हैं कि हम भी तो उन्हीं बड़े लोगों में शामिल, वो सोच रहे हैं दूसरे बड़े लोगों को शामिल किया जाएगा। लेकिन अमित शाह, नरेंद्र मोदी नाम नोट कर रहे थे उस वक्त, वो नाम नोट करके उन्होंने बताया तो उनको समझ में आ गया तो मेरा नाम भी आ गया। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, पहले जो सीटें घोषित हुई थी वो पहले उन्होंने कहा कि हम अपनी कमजोर सीटों पर जा रहे हैं। अब जो सीटें हैं वो कमजोर सीटें ही नहीं हैं, वो बड़े मजबूत नेता हैं। तो शिवराज जी का नाम इसमें क्यों नहीं है? ज्योतिरादित्य सिंधिया को नहीं लड़ाएंगे ऐसा मुझे लगता है, लेकिन अब मेरे मन में संदेह ये हो गया है कि शिवराज सिंह चौहान को टिकट मिलना मुश्किल हो सकता है। ये बड़ी बात है। और इसलिए मुश्किल हो सकता है क्योंकि अगर कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, नरेंद्र तोमर, फग्गन कुलस्ते और दूसरे लोग, उनको कहा जा रहा है कि जाके विधानसभा लड़िए, तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि पार्टी ने मध्य प्रदेश का लीडरशिप पैटर्न बदलना तय कर लिया है। वो कैसे करेंगे चुनाव के बाद नहीं हो सकता है। जो अभी की मोदी शाह वाली भाजपा है उसमें यही तरीका सबसे कारगर है। चलिए, तो एमपी में एक जबरदस्त सरप्राइज भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट में दिया, बड़े बड़े नामों को मैदान में उतार करके। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।